नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसी कंपनी को जो कंपनी के बारे में ये कह सकते हैं कि लास्ट कुछ पीरियड से लगातार एक नई जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। और ये इनकी पहली पहली बात नहीं है। इससे पहले भी इन कंपनियों के स्टॉक ने अपनी लाइफ टाइम हाई की तरफ मूव कर चुका था। दोबारा इसमें प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी देखने को मिला था। उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट ने थोड़ा सा इसको दोबारा कहते हैं जो ब्रेकआउट होती हुई स्टॉक में नया क्या आती है, नया पुल बैक आने की चांसेस ज़्यादा होती है। क्यों नहीं, आज की लर्निंग में हम लोग ऐसे स्टॉक की चर्चा करेंगे जो स्टॉक ने इस तरह के रिएक्शंस देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग डिस्प्ले पे चलते हैं और समझने के प्रयास करेंगे इस स्टॉक को लेकर के, जिसका नाम की तरफ देखें तो नाम आती है इनकी बैंको। यदि बैंकों की तरफ देखें कंपनी का, तो जो एक क्या करती है, एक ऑटोमोबाइल जो कि ऑटोमोटिव सिस्टम्स बनाने वाली कंपनी है, जिसके बारे में कहती है कि 1961 में कंपनी बनी थी स्टार्टिंग में। और इसका नाम बैंको प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड है। और द आजकल ये नीचे फॉर द इटसेल्फ एंड द लीडर्स, एक तरह से लीडर्स हैं अपनी मार्केट में। और बिजनेस ऑफ द इंजन कूलिंग एंड द सीलिंग सिस्टम को लेकर कंपनी कामकाज करती है। समझ में आ पाई क्या कंपनी का कारोबार में इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। ये स्टॉक मार्केट के रिएक्शंस को समझेंगे उससे पहले इनकी कुछ प्रोडक्टिविटी के बारे में और कुछ समझते हैं, जहां पे इनके पास इंजन कूलिंग सिस्टम और द इंजन सीलिंग सिस्टम, दो तरह की प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। और इसी से आने वाले पैसे प्रॉफिट लॉस पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि मार्केट में यदि हम किसी कंपनी को समझने के लिए किसी स्टॉक को समझने की प्रयास करते हैं, तो हमें बिजनेस को समझना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपने इस पोर्टल के ऊपर केवल और केवल रिस्क रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, रिस्क टू रिटर्न की चर्चा करते हैं, आखिर इसमें कितनी बनती है। और ये जो डेटा दर्शाती है उसी के आंकड़ा को हम आपके सामने रखते हैं विदाउट किसी यानी रिकमेंडेशन को लेकर के। चलिए थोड़ा सा जानने के प्रयास करेंगे कंपनी का, जो कंपनी का फायदा नुकसान कहाँ पे आती है और फायदा नुकसान से मार्केट के रिएक्शंस कहाँ पे मूव करती हुई नजर आती है। सबसे पहले हमारी नजर जाती है बुक वैल्यू, जो कि 178 का है। इंटरेंसिक वैल्यू देखें तो ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में इंटरेंसिक वैल्यू इज अ बेटर देन फ्रॉम द बुक वैल्यू एंड द करंट मार्केट प्राइस। अर्थात समझ में आ पाई तो कंपनी के पास जो एसेट्स की वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा मात्रा में बनी हुई है। और इसी आंकड़ा के हिसाब से यदि हम चर्चा करेंगे तो शायद हमारे सामने ये दिखता है कि आज भी जो प्राइसेस है वो करंट प्राइस के नियर अबाउट की बात करते हैं, जबकि हायर टू हायर 840 की ही बात अभी भी देखने को बनती है। यदि कंपेयर करेंगे इनको इंडस्ट्रियल के पी से, तो सामने आती है कि इंडस्ट्रियल के पी के कंपेरिजन आज भी यहाँ पे निवेशकों का जो क्राउड की बात करता हूँ वो भी आज भी नहीं है। अर्थात ये अभी आज भी ये पूरा पूरा खाली दिखती है। इनकी बिजनेस में जो क्राउड की बात किया जाता है, किसको, स्टॉक मार्केट की क्राउड की बात कर रहा हूँ, मार्केट में खरीदारी और बिकवाली की क्राउड को। यदि कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ चर्चा करेंगे तो मैनेजमेंट ने करीब 2.36% के आसपास डिविडेंड भी पे आउट करती नजर आती है। फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो अर्निंग है वो भी काफी बेटर रहा है, करीब 48 रुपए पर शेयर की अर्निंग करती है, मार्केट कैप 6000 करोड़ के आसपास बनती है। अब इसके अलावा देखा है तो आर करीब 26%, आर की बात भी करीब 27% की आंकड़ा दिखाती है। जहां तक डेट टू इक्विटी का सवाल है 0.33 का, और करंट रेशियो का नंबर भी 2.241 का कहता है। और दोस्तों इन सभी पहलुओं की तरफ हम लोग क्या करते हैं, अपनी यहाँ चर्चा करते हैं कि आखिर इनमें से रिस्क कितनी बनती है, रिस्क एनालिसिस क्या है, जिसके बेसिस पे मार्केट में जो रिजल्ट के बेसिस पे जो रिटर्न बनता है वो कितनी परसेंटेज ग्रो के साथ देती है एज पर द बिजनेस बिजनेस ग्रो के हिसाब से। इन सभी पहलुओं की तरफ आपस में हम एक कंपेरेटिव डेटा निकाल के लाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक कंपनी में फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करें तो सितंबर तक का रिजल्ट आ चुका है कंपनी का। और यदि गूगल फाइनेंस की हेल्प की पर देखें तो सभी गूगल फाइनेंस के ऊपर सितंबर तक की डेटा अपडेटेड नहीं है। स्किनर.com के हिसाब से यदि हम चर्चा करें तो कंपनी का खुद का भी कारोबार है, और कंपनी के खुद के कारोबार के अलावा कंपनी का ऑनली ऑन कुछ सब्सिडरी से भी कारोबार आती है। इन सभी जो ओवरऑल कंपनी के कारोबार की बात करें तो करीब 895 करोड़ तक की टर्नओवर की बात करती है, जो कि लगातार यहाँ पे इनकी टर्नओवर में क्या हुई है, वृद्धि दर्ज करती है। और इसके अलावा
यदि हम उन पहलुओं को भी देखें तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार बढ़ी है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में लगातार अच्छी जगह पे इन्होंने अपनी कमाई को ब्लॉक किया नजर आता है। अदर सोर्स ऑफ इनकम इतना इनके पास इतना सस्टेन करने लायक है, जो कि इनकी जो इंटरेस्ट बर्डन है उसको आराम से एडजस्ट कर पाएगी। इतना इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम से पैसा निकल जाता है। दूसरे पहलू की तरफ देखें ईयरली बेसिस में, तो समझ में आती है कि कंपनी का जो टर्नओवर था वो लगातार इंक्रीज करती हुई जा रही है और करीब करीब 3,000 करोड़ को टच कर पा रही है। इसके अलावा यदि इनकी इन पहलुओं को देखें तो करीब 344 करोड़ तक की प्रॉफिट भी बुक करती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनके पास लगातार क्या करती है, कहती है जो वृद्धि दर्ज करती है। जबकि अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास ज्यादा है और जो इंटरेस्ट की बर्डन भी बनती है तो वो एक तरह से एडजस्टेबल बन रही है। यदि अगले कदम की तरफ चलें, अगले पहलू की तरफ चलें, आखिर इस कंपनी को लेकर के जो रिस्क कहती है, उस रिस्क को लेकर के क्या नंबर ऑफ डे कहता है, कितनी परसेंटेज ऑफ रिस्क कहता है बैलेंस शीट के ऊपर, क्योंकि प्रॉफिट लॉस एक हमेशा देख एक बुकिंग वैल्यू के उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे बुक कर दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में कोई चीज को आपको जानना होगा तो वो हमें बैलेंस शीट से एक्चुअली में पता चलता है। इसलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ और थोड़ा सा मूव करते हैं और समझते हुए जानने के प्रयास करेंगे कंपनी में जो रिस्क फैक्टर था उसमें करीब देखा गया करीब 63 दिन का था। 63 दिन की रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंगली यदि हम बैलेंस शीट को देखें तो सितंबर तक के बैलेंस शीट में कंपनी के कर्ज को लेकर के काफी ज्यादा हलचल नहीं रही। गलियारे में देखा गया करीब 3 करोड़ पेमेंट किया हो कि हो सकता है प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट हो सकता है। जबकि कंपनी में यदि अदर लाइबिलिटी देखा है तो वो काफी ज्यादा इंक्रीज करती हुई नजर आती है और जो अदर जिनके पास फिक्स एसेट्स की वैल्यू थी उसमें गिरावट दर्ज कर लेती है थोड़ी बहुत कर। इसके अलावा जो इनके पास उधारी का सेल भी करके रखा होगा उनका क्या नंबर की बात करते हैं तो वो नंबर की बात देखा जाए तो कंपनी के पास जो कैश बैलेंस पड़ी थी बैंक और कैश मिला करके वो केवल 50 करोड़ का आंकड़ा कहता है। और इसके अलावा यदि दोस्तों देखा जाए तो समझ में आती है कि इनके पास जो डेटर्स रेशियोज हैं वो शायद देखने में काफी ज्यादा लग रहा है। खास करके उन्होंने नंबर ऑफ डे को लो तो काफी कम कहा है क्योंकि 2 महीने में पैसा आ जाते हैं। लेकिन यदि हम उस अगले पहलू की तरफ देखें शायद फोकस करके तो शायद समझ में आती है कि जो कंपनी ने जो प्रोडक्टिविटीज गेन किया है उसमें इनका जो रेशियोज की पार्ट है खास करके डेटर्स को लेकर के वो 700 करोड़ के आसपास की अभी भी उधार देखने को मिलती है। जबकि लास्ट क्वार्टर डेटा बेसिस पे देखा जाए तो जितना इनका पास सितंबर और इसका था नियरली कह सकते हैं कि इनका नियरली 40% के आसपास मार्केट में डेटर्स हैं और जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी था वो अभी तक हाथ में उतने ज्यादा इनके पास नहीं आए कंपैरिजन टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगले कदम की तरफ देखें तो शायद हमारे सामने ये दिखता है कि आखिर कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ लेवल क्या कहता है। और उस ग्रोथ लेवल में यदि देख पाए तो शायद ये कहते हैं कि कंपनी का जो ग्रोथ लेवल था वो सेल्स लगातार बढ़ती नजर आई थी लेकिन थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। प्रॉफिटेबिलिटी में सेम एक्सपेक्टेशन के साथ देखने को मिला है और रिटर्न ऑन इक्विटी लेकर अच्छी पहुंच के साथ इनको बैकअप सपोर्ट देने में कामयाबी हासिल करती नजर आती है, जिसकी वजह से मार्केट में जब आप चार्ट को देखेंगे तो इसमें इस तरह के कई बार हायर टू हायर मतलब लाइफ टाइम हाई की तरफ उन्होंने मूव किया था। लेकिन दोबारा लाइफ टाइम हाई की मूव करने के बाद दोबारा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और सेम रेंज में इनका ट्रेडिंग करता हुआ नजर आया था। लेकिन बाद में दोबारा अभी फिलहाल भी देखने को मिलता है कि लगातार पहुंच के साथ कामकाज करती है। जबकि कंपनी में वॉल्यूम बिल्कुल ही नहीं था, इंटरेस्टेड पर्सन की बात नहीं करती है और इंटरेस्ट भी कई बार तो मैनिपुलेट किया जा सकता है फ्रॉम द बल्क डील माध्यम से। इन सभी पहलुओं की तरफ यदि हम देखें पीयर्स को लेकर के और निवेशकों का इंटरेस्ट को लेकर के तो निवेशकों के इंटरेस्ट में सामने आती है कि कंपनी में प्रमोटर्स के अलावा जो एफआई है बिल्कुल अपनी पोजीशन के साथ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन डीआई यहाँ से बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है। और जो आम निवेशक है उनके पास करीब 28% से ज्यादा की होल्डिंग की बात करती है। लेकिन दोस्तों क्या लगता है कि डीआई बिल्कुल नहीं होगा? डीआई बिल्कुल होगा कंपनी में एज ए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और यहाँ पे ट्रेडिंग की पर्पज से आती है और जाती है और एक टाइम फ्रेम में उनका कोई भी हिस्सेदारी देखने को नहीं बनती। ऑलमोस्ट यहाँ पे 58,000 के आसपास की शेयर होल्डर की लिस्ट निकल के आती है। और इसमें यदि पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग में कुछ नए प्लेयर तो नहीं, ऐसा तो देखने को नजर नहीं जो कि बिग प्लेयर के तौर पे कामकाज करती हो।
ऑटो एंसिलरीज कंपनी के लिस्ट में इनका पीएस किया गया है, और संवर्धन, मदरसन, श्रमिक को बात किया जाए, बोझ को बात किया जाए, यूनो मिंडा को बात किया जाए, इन सभी कंपनियों में एक साइड इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो इन सभी कंपनियों में बेटर तो बेटर यदि बात किया जाए तो आज भी सबसे बेटर कंपनी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है वो है जेएफ कमर्शियल्स। और इसके अलावा देखा जाए तो सोना बीएलडब्ल्यू में सब इंटरेस्ट काफ़ी है, और यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम द नंबर के हिसाब से देखें तो काफ़ी कम रहा है, और यहाँ पे इनको डिविडेंड पे आउट की बात करें तो काफ़ी बेटर रिजल्ट दिया है। तो डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो इनको समझ में आती है कि ऑटो इंडस्ट्रीज की कंपनियों में कंपनी के जो मैनेजमेंट थे वो डिविडेंड की पार्ट काफ़ी बेटर दिया है। खास करके 2024 की बात करें तो करीब करीब 20 रुपए के आसपास कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और आम निवेशकों के हाथ में एक निवेशक के तौर पे उनको डिविडेंड की पार्ट मिला है। इसके अलावा की बात करें तो हमारे सामने ये दिखता है कि इनमें जो सितंबर तक के डेटा है इसमें कि स्टैंडअलोन डेटा बेसिस पे कंपनी का अच्छा वो रिवेन्यू ग्रोथ करती नजर आई है, और नेट प्रॉफिट ग्रोथ करती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी वृद्धि दर्ज करती है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन तक में करीब 30% तक की वृद्धि दर्ज करती है। जब इतनी सारी वृद्धि दर्ज करेगी तो ऑब्वियसली है कंपनी तो चलना चाहिए, और कंपनी इसलिए तो एक सप्ताह से देखा जाए 10% से लेकर के ओवरऑल दो सालों में करीब 300% से ज़्यादा की रैली दिखा चुकी है, और यहाँ पे रैली दिखाते हुए आज भी इसमें अच्छी सी रैली बनती नजर आती है। और एक सिंगल से हम लोग गोल्डन रूल पे चर्चा करेंगे, क्योंकि मार्केट में ऑब्वियसली ये नहीं है कि हमेशा मार्केट चलती रहे हमेशा क्योंकि मार्केट में हमेशा डिमांड ही बनी रही, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी है। दोस्तों गोल्डन रूल पे चर्चा करें तो गोल्डन रूल के लिए कहते हैं मार्केट में तो जब भी लिया, जैसे भी लिया, जिस भी टाइम फ्रेम में लिया, उसको एक न्यूट्रल रेंज मान करके और ट्रेंडिंग वेव के हिसाब से देख देख करके यदि मार्केट हमारी इन्वेस्टमेंट आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू से घटती जा रही है, अर्थात वहां पे रिस्क इम्पैक्ट बनती है, उसमें रिस्क को हमेशा एशल करना चाहिए, और जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है उसको कहते हैं हम लोग भाव ही भगवान है। तो जो भाव एक प्रॉफिटेबिलिटी जो एक्सपेक्टेशन किया गया था उसके अकॉर्डिंग यदि नियर अवार्ड मिलता है तो प्रॉफिट जरूर बुकिंग करना चाहिए, पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट इसी डिपेंडेंसी पे चलता है कि एक निकलती है और एक में लोग जाते हैं, एक जगह से एग्जिट होती है, एक जगह से एंट्री का पॉइंट बनती नजर आती है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ। हमारी साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है, ओनली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू हम आपके साथ लेके आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं और समझने की हर एक एस्पेक्ट को कोशिश करते हैं। रिस्क टू रिटर्न की तरफ भी हमने देखा, रिस्क टू रिवार्ड भी देखा, रिस्क टू रिजल्ट की पॉइंट इनका काफी बेटर रहा, तो आने वाले समय में लगता है जिस हिसाब से इन्होंने ग्रोथ लेवल बनाई है तो आने वाले समय को लेकर के काफी बेटर रिजल्ट का सामना मिल सकता है, प्रयास मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।